नमस्कार, मैं पल्लवी सिन्हा आपका अपने कार्यक्रम गांव घर में स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में उन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे कि आप लाभान्वित हो। आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में नर्सरी का महत्व, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ रामवीर कुमार चौधरी जी हैं। इनसे चर्चा करने के पहले हम देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वीनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। वहीं देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सिर्फ शहद से ही आय नहीं ले सकते हैं, बल्कि रासायनिक मोम की जगह मधु से तैयार होने वाले मोम को भी अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर शहद इकट्ठा करती है, तो शहद के साथ साथ उस छत्ते पर कुछ पराग कण भी एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये दानों का आकार ले लेते हैं। यही दाने सूखकर पी पॉलन कहलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी बाजार में खासी मांग बनी हुई है। बी पॉलन में फूलों का पराग, रस, एंजाइम्स, शहद और बी सिक्रेशन का मिक्सचर होता है, जिन्हें सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से चहुं ओर से लाभ लिया जा सकता है। हमारे साथ हमारे अतिथि रामवीर कुमार चौधरी जी हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे ग्रामीण क्षेत्र में नर्सरी का महत्व पर चर्चा करते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी लेते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार नमस्कार जी। सर, मैं चाहूँगी कि हमारे गांव घर के दर्शकों को सबसे पहले नर्सरी क्या है इसके बारे में बताएं और ये कितने प्रकार के होते हैं। जी ग्रामीण भाइयों, आज हम लोग नर्सरी की बात जहाँ तक आई है, तो नर्सरी एक सुनने में तो बहुत अजूबा लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक नर्सरी छोटे पौधे से हम लोग बड़े पौधे को उत्पादन में, ये नर्सरी से ही उत्पादन होता है। जैसे बीज, पहले बीज लगाना, उसके बाद बीज को उसे ज़मीन से अंकुरन होता है, ये सब नर्सरी का ही काम है। तो हमने विस्तार से इसको, मैंने आपको नर्सरी का क्या महत्व है और कैसे विस्तार होगा इसकी बात बताते हैं। सब पहले हम लोग जब नर्सरी लगाना होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको पहले खेत को अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। खेत हम लोग का ऐसा होनी चाहिए कि पौधा निकालने में भी आसानी हो सके, वैसा खेत का हम लोग चयन करते हैं। मिट्टी, सबसे बड़ी मिट्टी की बात होती है कि मिट्टी आपको दोमट मिट्टी होनी चाहिए। जहाँ बीज लगाते हैं वहाँ पे बलुई मिट्टी होनी चाहिए, ताकि बीज का अंकुरण जल्द हो जाए। उसके लिए हम लोग पहले खेत को अच्छी से गहरी जुताई करेंगे। उसके बाद जैविक खाद खली डाल करके उसके बाद उसमें हम लोग बीज लगाते हैं। बीज लगाने का भी हम लोग अलग अलग प्रक्रिया होती है। बीज में है कि आपको बांडकी क्षेत्र का भी बीज लगा सकते हैं, फलदार पौधे का भी बीज लगा सकते हैं, और सब्जी पौधों का भी हम लोग बीज लगाते हैं। यानी कि सब नर्सरी में ही हम लोग का पार्ट आता है, सब्जी वाला भी आता है और फूल पौधे वाला भी आता है। तो इसको नर्सरी की पार्ट ही कहते हैं। वो उस पार्ट को हम लोग अच्छी तरह से, जब खेत को जब तैयारी होती है, तब बीज को हम लोग खेतों में डालते हैं। उसको डालने के बाद अच्छी तरह से बीज को ढक देते हैं, पुआल हो या कोई पेपर हो, उससे ढकते हैं ताकि, और उसके बाद नमी देते हैं बीज को अंकुरन के लिए। नमी देने के बाद आपको 1 सप्ताह में कोई भी लगभग बीज सब जम जाता है। जमने के बाद अच्छा आपका विकास होने लगता है पौधा का, और वो नर्सरी अच्छी विस्तार में हम लोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अच्छे से अच्छे विकल्प हैं। सर, हमें ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से पौधे का उपज कराएं जिससे कि ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा लाभ हो और वो उससे व्यवसाय अच्छा कर पाए। जी ग्रामीण भाइयों, हम लोग नर्सरी में ज़्यादा अच्छा से अच्छा मुनाफा हो सके, उस पौधों को ज़्यादा हम लोग का डिमांडेड होता है और उससे ज़्यादा हम लोग का बेनिफिट हो, वैसा हम लोग नर्सरी लगाना चाहते हैं। जैसे कि सीजन में अभी सब्जी की जहाँ तक बात करें, तो अन्य सब्जी का भी बीज है ऐसा कि जो ज़्यादा हम लोग का बेनिफिट देता है, वैसा सब्जी का बीज लगाते हैं। जैसे कि लाल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया,
भिंडी हो गया, इस तरह का कुछ बीज जो है ना कि आपको सब्जी के आइटम में लगा सकते हैं। और साथ ही जब फल की बात जहाँ तक बात हुआ तो फल में आम है, अमरूद है, नींबू है, इस तरह का पौधे लगाने के बाद और ज़्यादातर वानिकी का, ग्रामीण क्षेत्र में वानिकी का भी अच्छा प्रकोप है, जो कि योजना भी चल रही है इसका ग्रामीणों में पौधे रोपण का भी। उस विषय में हम लोग जो महोगनी है, सागवान है, शीशम है, अर्जुन है, करंज है, लिप्टस है, इस तरह का बीज को हम लोग लगाते हैं तो अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाएंगे और अच्छा उसका उपज भी हो सकता है। जैसे कि महोगनी का डिमांड जहाँ तक होती है ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका सबसे ज़्यादा है। तो वो महोगनी का एक पौधे यदि तैयार हो जाए, जब खेतों में किसान लगाते हैं तो एक पौधा जब विशाल पौधा हो जाए 15 से 20 साल का, तो लगभग आपका 50 से 60 हज़ार रुपया, लाख रुपये तक एक पौधे का कीमत आती है। तो वैसे नर्सरी लगा के हम लोग पौधा का भी वो उत्पादन कर सकते हैं और उसको टिम्बल ही बेच सकते हैं। उसी तरह हम लोग फलदार में जहाँ तक की बात है कि फलदार जो पहले हम लोग लगाते थे, वो जो आम का गुठली लगाते हैं, अमरूद का सीड लगाते हैं, नींबू का सीड लगाते हैं, उस तरह फूल का भी, फ्लावर का भी, अन्य अभी फ्लावर भी आया हुआ है किस्म का, उसका भी सीड लगा करके अच्छा से अच्छा हम लोग बेनिफिट मुनाफा ले सकते हैं। सर अभी आपने तो बताया कि ये पौधे लगाए जा सकते हैं, वृक्ष है, फलदार वृक्ष पौधे हैं, सब्जियां हैं, लेकिन इन सभी को लगाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बताइए। पहले तो हम लोग बीज कैसे लगता है, बीज से पौधा कैसे उगता है, उसकी बात तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग पौधा को कैसे विस्तार करेंगे, पौधा कैसे नर्सरी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का काम करेंगे, उसको लिए हम लोग पौधे जब जहाँ लगाते हैं तो पौधे जब छोटा सा पौधा जब बड़ा होता है लगभग 1 से 2 फीट का, तो उसको निकाल कर एक स्थान से दूसरे स्थानों पर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ज़्यादातर अभी तो हम लोग का ये आ गया है पॉलीथीन, बड़े बड़े पॉलीथीन आ गया है, उस पॉलीथीन में पौधे को मिट्टी डाल करके पौधे को उगाते हैं और उस उगाने के बाद पौधे को जहाँ भी ले जाना होता है उसे वो ट्रांसफ़र करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि सबसे अच्छा पौधे को कैसे विस्तार किया जाएगा। तो हम लोग कलमी पौधे की पहली बात करते हैं। इस पर कलमी पौधे भी होता क्या है, जब नर्सरी हम लगाने की बात चर्चा कर दिए हैं तो कलमी पौधे जब बीज लगा दिए हैं, जैसे आम का गुठली लगाए, अमरूद का सीड लगाए, नींबू का सीड लगाए, तो आम का गुठली लगाने के बाद उसको हम लोग कलम तैयार करते हैं। कलम 1 साल का जब पौधा, गुठली लगाने के बाद 1 साल का पौधा जब हो जाता है खेतों में या पॉलीथीन बैग में, तो उसको मैंने कलम किया जाता है, उसको ग्राफ्टिंग करके और उसको कलम बनाया जाता है। उसको बीज से लगभग 1 फीट ऊपर से उसको कटिंग किया जाता है बीजू पौधे को। उसके बाद साइन मदर प्लांट पौधे होते हैं खेत में, जो कि उसकी प्रजातियां होती है। आम का बहुत सी संकर प्रजातियां भी है और देसी प्रजातियां भी है। तो ज़्यादातर अभी संकर प्रजातियां ऐसे आ गई है कि आपको अभी लगाइएगा 1 साल के बाद उसको फल जाएंगे। ऐसा भी है जैसे कि आपको आम्रपाली है, मल्लिका है, दशहरी है, सोनरेखा है, आम का ये सब प्रजातियाँ है। इस तरह के पौधे जो है कि अमरूद की जहाँ बात है तो अमरूद का भी वैरायटी होता है, लखनऊ 49 है, इलाहाबादी है, सफ़ेदा है, अब VNR है। इस तरह का जितने अमरूद का भी प्रजातियाँ हैं, नींबू का भी है, बनारसी है, कागजी है, नेपाली है, इस तरह का नींबू का भी प्रजाति अलग अलग होती है। लेकिन उसको कलम बनाना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कलम बनाने का हम लोग का एक विधि जो है कि सबसे अलग होती है। इसका मौसम भी होती खास होती है। इस मौसम पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका मौसम भी होती है। जुलाई महीना में आपको गुटी करने का होते हैं, 15 जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक हम लोग अगस्त तक के हम लोग गुटी लगाते हैं। गुटी लगाने के बाद आपको पौधे 1.5 से 2 महीने में तैयार होता है। उसको बाद छायेदार जगह पे उसको कटिंग करके लगाते हैं। उसी के तरह जो कलम आम में जो है कलम बनाते हैं, तो उसके लिए साइन, जो पहली बात बताएं साइन जो है कि आम के पौधे से जो कटिंग करके हम लोग मालदा पौधे को साइन लाएंगे तो उस बीजू पौधे में कलम करते हैं। उसके बाद बीजू पौधे को कटिंग करेंगे, उसके बाद उसमें साइन को छिला करके उसमें डालेंगे और अच्छी तरह से उसको पॉलीथीन से बांधते हैं और वो साइन पौधा तैयार होता है। 1 से 2 साल में पौधा बड़ा होता है, तो लगभग 2 साल में पौधा से फल जाता है सब कलमी पौधे। इस तरह से हम लोग विधि बनाने का अलग अलग हम लोग का कलम का है। तो उस तरह से किसान भाई इस क्षेत्र में आएंगे, अच्छा से अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे।
अभी तो आपने बताया कि इसके लिए सीज़न का बहुत महत्व है, जी। लेकिन अगर कोई भी इंसान नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है जी, तो जी। क्या सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है या कोई लाभ लिया जा सकता है? इस पे ज़रा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जो हम लोग पहले तो नर्सरी लगाने की बात जहाँ तक आई है, तो पहले नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी लगाने के बाद तब सरकार की सोचेंगे कि सरकार हमको इसमें क्या देगी। तो सरकार का भी योजना है, ऐसा है कि जब बड़े नर्सरी लगाते हैं तो उसके लिए अलग सब्सिडी है, छोटा लगाते हैं तो उसके अलग है। तो सरकार के लिए अलग अलग तरह का इसमें सब्सिडी भी है और व्यवस्था भी है। आप चाहते हैं तो सरकार से भी इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। आप अपने ज़िला के जिला उद्यान कार्यालय में आप जाएंगे और नर्सरी के बारे में बताएंगे कि जब नर्सरी लगाना है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट होगा विभाग में, उसको फॉर्मेट भरिए। उसके बाद आप नर्सरी लगाने का भी योजना के लिए आप लाभान्वित हो सकते हैं। उसमें सरकार का बहुत पैसा है, उसको आपको सब्सिडी मिलेगा। और 3 लाख, 6 लाख, 15 लाख तक के इसमें आप योजना है जिसका 50% तक के आपका सब्सिडी दिया जाता है। तो उसको हम लोग लाभ ले सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग नर्सरी लगाने के लिए तो आगे आए। उसके साथ उसके पॉली हाउस के लिए हम लोग अलग सब्सिडी है, ग्रीन हाउस के लिए अलग सब्सिडी है। इस तरह से सब्सिडी सरकार का बहुत सी योजना में हम लोग का सब्सिडी दिया जा रहा है, मदद किया जा रहा है। तो उस योजना का भी हम लोग लाभ उठा सकते हैं। सर, ये तो हो गए कि हम अपना नर्सरी ओपन करें, उसके बाद ये करें, लेकिन क्या पारंपरिक खेती के साथ भी नर्सरी का काम किया जा सकता है उसी ज़मीन पे, या इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी? जो हम लोग जो पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, जो भी खेती करते आ रहे हैं, उससे साथ साथ भी हम लोग ये नर्सरी का व्यवसाय कर सकते हैं, नर्सरी के व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कोई खास नहीं है। आपने पहले 2 कट्ठे, 4 कट्ठे, 5 कट्ठे खेतों में हम लोग अलग चयन कर लेते हैं कि इस प्लॉट में हम लोग नर्सरी लगाते हैं। तो नर्सरी लगाने का प्लॉट अलग करते हैं और जो पारंपरिक खेती जो धान, गेहूँ, मक्का का है उसको अलग करते हैं। और उसके लिए उससे एक साथ दोनों कर सकते हैं। उसका ये नर्सरी का सीजन होता है, सालों का चलता है। वो जो ये दलहन, तिलहन, मक्का का होता है, उसका क्रॉप होता है, उसका 6 महीना का, 3 महीना का क्रॉप होता है। उसके साथ हम लोग इस नर्सरी का सालों भर का इसमें काम कर सकते हैं और अच्छा काम करके अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही नर्सरी में अलग अलग का प्रकोप भी है। समय समय पे इसको ध्यान देना होगा कि मौसम को भी ध्यान देना होता है। नए किसानों के लिए कोई मौसम के से प्रभावित जो कीट मकोड़े हैं, किस समय पानी की आवश्यकता होगी, किस समय उसमें दवा की आवश्यकता होगी, इस पर भी ध्यान नए किसानों को देना होगा। साथ ही साथ किसानों को और भी है कि जो आने वाले जो पिछले 2-3 वर्ष पहले जो हम लोग कोरोना काल आया था, उस समय औषधीय की चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो औषधि की भी इसमें ज़्यादा नर्सरी में डिमांड है। यदि नर्सरी में हम लोग औषधीय पौधे को उगाते हैं तो उसका भी हर जगह डिमांड है और हर जगह उसकी आवश्यकता होने लगी है। जब से हम लोग का कोरोना काल आ गई है तब से उस पौधे को, औषधीय में बहुत तरह के पौधे हैं, लेमन ग्रास है से लेकर के स्टीबिया है, तुलसी है, शतावर, सर्पगंधा, गोल मिर्च, इस तरह के बहुत तरह के आपको औषधीय पौधे भी है। उसको भी हम लोग नर्सरी लगा करके और अच्छा से अच्छा इसको बेनिफिट, मुनाफा कमा सकते हैं। और उसको भी नर्सरी का व्यवसाय को मन से करेंगे तो अच्छा से अच्छा हम लोग का काम हो सकता है और जलवायु को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये थे रामवीर कुमार चौधरी जी। मैं आशा करती हूँ कि इनके द्वारा बताई गई सभी जानकारी को आप अपने जहन में रखेंगे और उसका उपयोग करेंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। दर्शकों, ऐसे तो हमारे किचन में, हमारी नर्सरी में हर तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन्हीं बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि आपके लिए कौन सा घरेलू नुस्खा लाया गया है जिसका कि आप सही समय पर सही इस्तेमाल कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। गांव घर कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का जिक्र करूंगा जो घरेलू नुस्खे के रूप में आप उनका उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ये सामान्य सी औषधियाँ हैं जो आपके किचन से लेकर आपके घरों में सामान्यतः सभी घरों में और किचन में जो है वो ये उपलब्ध होती हैं। और इनका उपयोग जब आप करेंगे तो इनमें बिल्कुल भी खर्च कम से कम होगा और आप अपने हेल्थ को
बेहतर बना सकते हैं, जिनके बारे में आप कुछ औषधियों के बारे में तो आप जानते भी हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके बारे में आपके घर में होते हुए भी आप उनके बारे में उनकी जानकारी नहीं रखते हैं। तो इस संबंध में मैं थोड़ा आपको अवेयर करूँगा। मेरी आशा है कि आप जो है वो इसे समझेंगे और इससे हेल्थ बेनिफिट पाएंगे। मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर श्याम सुंदर गुप्ता है। मैं रचना शारीर विभाग में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्कॉलर हूँ। और इस तरीके से मैं आपके समक्ष अब एक औषधियों को आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। ये पहली औषधि जो है वो आमलकी है। सामान्यतः जो है वो इसे आप आंवला जानते हैं, ये आमलकी है। इसका लैटिन नेम इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है और इंडियन गूसबेरी जो है वो इसको कहते हैं। और ये प्रायः सभी घरों में मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि है। इसे सुखा के भी रखा जाता है और कच्चा भी हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़, बहुत घरों में मुरब्बा इत्यादि बना करके भी इसका सेवन किया जाता है। चटनी बनाई जाती है और इसके कई तरह के प्रिकल्स जो है वो हम उपयोग में लाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है और इसमें जो है वो विटामिन सी बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये कार्य करती है। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो शरीर से विषाक्त तत्वों को, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, शरीर में यदि सूजन हो उन चीज़ों को जो है वो ये शरीर से बाहर निकालती है। एंटी वायरल इफ़ेक्ट भी है इसका। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसका उपयोग इस रूप में आप कर सकते हैं कि यदि किसी को अम्लपित्त हो तो अम्लपित्त के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि जब जो आपके पाचक रस हैं वो मतलब पूरी तरह से आहार को, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब वो प्रॉपर रूप से पाचन कार्य नहीं करते हैं और उसे हार्ट बर्न होता है, जलन होती है, पेट में गैस ज़्यादा बनता है, डकार आती है, भोजन का पाक ठीक से नहीं होता, मल प्रॉपरली जो है वो नहीं निकलता, वैसे लोगों को भी जो है वो ये अत्यंत लाभदायी है। इसमें 5 प्रकार के रस पाए जाते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें केवल लवण रस, नमक को छोड़ करके मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 प्रकार के, लवण सहित 6 प्रकार के रस पूरी दुनिया में किसी भी आहार में पाए जाते हैं। उसमें से 5 रस अकेले आंवला में पाया जाता है। और यदि आप आंवले को नमक के साथ थोड़ा भी आंवला, यदि एक आंवला भी प्रतिदिन आप खाते हैं तो ये अत्यंत बल्य और वृश्यकर है। ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करने में समर्थ है। ये घरेलू नुस्खे जो है वो यूज करें और अपने स्वास्थ्य को हम बेहतर बनाएं। सभी चीज़ें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मसाले के रूप में किचन में ये सब यूज होती आ रही हैं, लेकिन हम समय काल से धीरे धीरे इन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके गुणों को पहचानें, हमें क्या प्रॉब्लम है उनके प्रति हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें और उनमें समय समय पर इन औषधियों का उपयोग करें। इससे हम अपनी स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, हमारा अगला सेगमेंट है योगासन आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा आसन आपके लिए लाया गया है। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार। योगासन आपके लिए में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं पतंजलि के योग आचार्य शशिधर जी। तो चलिए शशिधर जी, आज जैसा कि आज हम लोग योग के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हमारे दर्शकों को आप योग के बारे में क्या क्या बता रहे हैं और क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं उन्हें? आज की जीवन शैली, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हर घर में लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। तो हम लोग आज इसी समस्या के निदान के लिए हम लोग कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो आप करके दिखाएंगी दर्शकों को, और उस आसनों को करने से हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। तो उसके लिए जो पहला आसन का अभ्यास हम लोग करेंगे वो है मंडूकासन।
तो मंडूक आसन के लिए सबसे पहले पैर को फैला लेते हैं, खोल लेते हैं, सामने कर लेते हैं और धीरे धीरे दोनों पैर को मोड़ करके बारी बारी से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद दोनों मुट्ठियों को बंद करना है, अंगूठा अंदर और चारों उंगली ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, और अंगूठे को दोनों नाभि के बगल में लगाएंगे। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए सांस को झटके से बाहर करेंगे, सांस को बाहर करके रोक लेंगे और धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। नीचे झुकने के बाद गर्दन को ऊपर की तरफ रखेंगे, आंखें ऊपर, एड़ी जो है दोनों एड़ियां नितंब से सटी हुई होनी चाहिए। अभ्यास करना है और जब तक नीचे रहेंगे सांस को रोक के रखेंगे। ये है मंडूक आसन का अभ्यास। गैस, कब्ज, एसिडिटी में काफ़ी लाभ होता है इस आसन को करने से। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस आसन की, पैंक्रियाज आपका बिल्कुल स्वस्थ होता है और धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे सांस लेते हुए। अब इसका इसी मंडूक आसन का दूसरा पोज, दूसरे पोज में क्या करना है, बाएं हाथ को नाभि पे रखना है और उसके ऊपर दाहिने हाथ को रख लेना है। फिर एक लंबा सांस लेंगे, झटके से सांस को बाहर करेंगे, सांस को रोक लेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। गर्दन ऊपर, आंखें ऊपर, सांस को रोक के रखेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ समय तक उसी अवस्था में रुक करके फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर, आंखें ऊपर। अब हाथ को खोल लेंगे। अब दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन से बताए जैसा अभी लीवर एक्टिवेट होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या नहीं रहेगी और सबसे जो है शुगर भी मेंटेन रहेगा, शुगर भी का भी लेवल मेंटेन रहेगा, पैंक्रियाज भी एक्टिव होता है इस आसन को करने से। अब नेक्स्ट जो हम लोग आसन करेंगे, इस आसन का नाम है वक्रासन। दोनों पैरों को फैला लेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे और दाहिने पैर के जंघा से सटाएंगे और बाएं पैर, जो पैर ऊपर है उस हाथ को पीछे ले जाएंगे, ज़मीन पे रखेंगे और दूसरे हाथ को मुड़े हुए पैर के पीछे से ला करके सीधे वाले पैर को पकड़ेंगे। गर्दन जिधर हाथ मुड़ा हुआ है उधर जाएगा। ये वक्रासन का अभ्यास। इस मुद्रा में कुछ समय तक रहेंगे और रहने के साथ साथ अगर सांस ले सकते हैं तो सांस, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। वक्रासन से लाभ ये होगा कि एक तो पेट की समस्या में लाभ होगा ही और कमर और नितंब की जो एक्स्ट्रा फैट है उनका भी वो भी कम होगा इस आसन को करने से। धीरे धीरे पैर को बदल लेंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे चला जाएगा, बाएं हाथ को दाहिने पैर के पीछे से लाएंगे और सीधे पैर को पकड़ेंगे। बहुत अच्छा। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहेंगे और धीरे धीरे करके फिर अपने पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। पैरों को खोल लेंगे, हाथों को यथावत कर लेंगे। तो आप भी अपने जीवन में अगर निरोगी रहना चाहते हैं और लंबे समय के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग से और ध्यान से ज़रूर जुड़िए। तो आज के योगासन आपके लिए के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। योग के बाद अब बात होगी मनोरंजन की। तो चलिए देखते हैं, आज बहुत ही प्यारा सा एक लोकगीत आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसे सुनिए और अपने मानसिक तनाव को भी दूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तेरी सखी आज मुझे शाम से मिलाए दे, तेरी सखी आज मुझे शाम से मिलाए दे, शाम से मिलाए दे, काना से मिलाए दे, शाम से मिलाए दे, काना से मिलाए दे, तेरी सखी, हाँ हेरी सखी, तेरी सखी आज मुझे शाम से मिलाए दे, तेरी सखी आज
दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।